एंडी मस्केटी जो ईट मूवीज के साथ नहीं कर पाए, वो उन्होंने ईट सीरीज के साथ कर दिखाया। फाइनली ईट वेलकम टू डेरी चैप्टर 1 खत्म होती है और अभी इसके ऑल एपिसोड्स अवेलेबल है। सो अगर अभी तक आपने ये सीरीज नहीं देखा है तो प्लीज जाके ये सीरीज पहले देखो। ये सीरीज बहुत ही ऑसम है। मैंने इनिशियली जब ये सीरीज स्टार्ट किया था तब कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थे मेरे, लेकिन जैसे जैसे ये सीरीज अपने हर एपिसोड के साथ आगे बढ़ती है, ये सीरीज और पावरफुल हो जाती है। और एक सवाल जो सब सोच रहे होंगे कि ये सीरीज देखने से पहले मूवीज देखना क्या जरूरी है? अगर मेरी मानो, मैं सजेस्ट करूंगा पहले आप मूवीज देख लीजिए, जो कि है ईट चैप्टर 1 एंड ईट चैप्टर 2, क्योंकि इस सीरीज में ऐसे बहुत सारे डिटेल्स हैं, इवन कुछ कैरेक्टर्स की रिलेशंस दिखाए गए हैं जो आप मूवीज देखने के बाद ही समझ पाओगे। और सच बोलूं तो मैं ईट फ्रेंचाइजी का बचपन से ही फैन हूँ, लेकिन ईट चैप्टर 2 मुझे उतना भी अच्छा नहीं लगा था, इसीलिए मेरा सीरीज से लेकर उतना कुछ एक्सपेक्टेशन था भी नहीं। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा, ये सीरीज बहुत ही औसम निकलती है। इवन एंडी मस्केटी और उनके टीम ने क्या राइटिंग की है, उन्होंने ऐसे ऐसे नए प्लॉट्स एंड ट्विस्ट को इंट्रोड्यूस किया है कि मैं क्या ही बताऊं। तो चलिए आज हम इसके एंडिंग के बारे में बात करेंगे और इसके फ्यूचर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लास्ट एपिसोड के एंड में हम देखते हैं मिसिस कर्श या फिर इनग्रिड को जूनिपर हिल में, जहां पर वो पहले खुद नर्सिंग का काम करती थी, अब वो खुद पेशेंट बन चुकी है। फिर हम एक 26 साल का टाइम जंप देखते हैं, जो कि है ईयर 1988, और इसके ठीक बाद हम देखते हैं ओल्ड मिसिस कर्श को, जो अभी पेंटिंग कर रही है। और जिन्होंने ईट मूवीज देखी है उनको ये वाली मिसिस कर्श जरूर याद रहेंगी, क्योंकि इसके पहले हम ओल्ड मिसिस कर्श को देख चुके हैं ईट चैप्टर 2 में। और इस कैरेक्टर को हम फ्यूचर में देख भी पाएंगे या नहीं, इसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि ये कैरेक्टर प्ले करने वाली एक्ट्रेस जोआन ग्रेगसन की इसी साल जून में डेथ हो जाती है। सो हम आखिरी बार उनको इस किरदार में देख रहे हैं, और जोआन ग्रेगसन ने जैसे इस कैरेक्टर को प्ले किया है, शायद ही कोई और कर सके। सो अब देखते हैं मेकर्स फ्यूचर में इस कैरेक्टर को लाते हैं कि नहीं। जो भी हो, उसके बाद हम देखते हैं मिसिस कर्श को कुछ आवाजें आती हैं और वो अपनी रूम छोड़ के किसी और रूम में जाती हैं, और फिर हम देखते हैं इस सीरीज का सबसे अनएक्सपेक्टेड सीन, जहां पर हम देखते हैं बेवर्ली मार्श, उसके डैड और उसके मॉम, जिसने अभी अभी सुसाइड किया है। और सच बोलूं तो ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, जहां पर किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम सोफिया लिलीज को फिर से एज बेवर्ली कैरेक्टर में देखेंगे। हमने मूवीज में भी सुना था कि बेवर्ली के मदर ने सुसाइड किया था, लेकिन वो कभी हमें दिखाया नहीं गया था, बट फॉर द फर्स्ट टाइम हम ये सीरीज में देखते हैं। फिर उसके बाद हम मिसिस कर्श की वही आइकॉनिक डायलॉग बेवर्ली को बोलते हुए सुनते हैं, नो वन हु डाइज हियर एवर रियली डाइज। और उसके बाद ये सीरीज यहीं पर एंड हो जाती है। सो अब हम फ्यूचर में दो चीजें विटनेस कर सकते हैं। पहला हो सकता है कि बेवर्ली और बाकी लूजर ग्रुप के कैरेक्टर्स हम इन फ्यूचर देख सकते हैं, और दूसरा टाइम थ्योरी। अगर मैं आऊँ पहले पॉसिबिलिटी के ऊपर, जहां पर हम मूवीज के बाकी कैरेक्टर्स को भी देख सकते हैं, वो कैसे, मैं वो टाइम थ्योरी के अंदर डिस्कस करूंगा। पहले आते हैं स्पेसिफिक कुछ कैरेक्टर्स के ऊपर जो हम इन फ्यूचर देख सकते हैं, जो कि है माइक एंड रिची। रिची का एंगल भी मैं टाइम थ्योरी के अंदर ही डिस्कस करूंगा। सो पहले आते हैं माइक हेनलॉन के ऊपर, जहां पर हम इस सीरीज में उनके फादर विल और उनके ग्रैंडफादर लेरॉय हेनलॉन को देख सकते हैं। और मूवीज में हमने सुना था कि माइक के फादर विल और उसकी मॉम दोनों एक फायर एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, लेकिन वो कभी मूवीज में दिखाया नहीं गया है। और हम सीरीज में देखते भी हैं कि हेनलॉन फैमिली डेरी में ही रह जाती है, और लेरॉय हेनलॉन उनकी आर्मी ऑफिसर वाली जॉब छोड़ के एक सिंपल शीप फार्म खोलने की बात डिसाइड कर रहे हैं, जो हम बाद में मूवीज में भी देख सकते हैं लेरॉय को उसके पोते माइक के साथ शीप फार्म में काम करते हुए। और शायद हम लेरॉय फैमिली को इन फ्यूचर देख सकते हैं, क्योंकि 1962 से लेके 1989 के बीच में लेरॉय फैमिली के साथ क्या होता है हमें नहीं पता। और उसके बाद विल और उसकी वाइफ के फायर एक्सीडेंट में मौत होने वाली स्टोरी भी
हम शायद देख पाएंगे। और उसको लेके मेरी एक थ्योरी है जो अभी मैं टाइम थ्योरी में डिस्कस करूंगा। इस सीरीज की सबसे बड़ी दिमाग हिला देने वाली चीज अगर कुछ है वो है टाइम का कॉन्सेप्ट जो मेकर्स ने नया इंट्रोड्यूस किया है, जहां ये टाइम वाला प्लॉट ईट के फ्यूचर के लिए बहुत सारे डोर ओपन कर देगी। लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं जब पेनीवाइज मार्ज को अपने साथ ले जाता है और फिर पेनीवाइज उसको बताता है कि फ्यूचर में उसका एक बेटा होगा और उसका बेटा अपने दोस्तों के साथ मिलके उसको मार देंगे और ये बेटा और कोई नहीं रिची टॉयजर है। सो यहाँ से हमें पता चलता है कि पेनीवाइज टाइम को बहुत ही अलग तरीके से देखता है। जहाँ सबके लिए पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर अलग हैं, वही पेनीवाइज के लिए सब एक ही है। ये बात हम बाद में मार्च को भी कहते हुए सुन सकते हैं जब वो ये बात लिली से शेयर कर रही, जहाँ पर वो कहती भी है कि पेनीवाइज का डेथ उसका बर्थ है। मतलब जब वो एक टाइमलाइन में मरता है तब वो कोशिश करता है कि पास्ट में जाके उन कैरेक्टर्स के मम्मी या फिर पापा को मारने की, जो उसके मौत का कारण बनेंगे, जो कि हम सीरीज में भी देख सकते हैं जहां पेनीवाइज कोशिश करता है कि मार्ज को मारने की ताकि रिची कभी पैदा ही ना हो। लेकिन फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं होता। और सबके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि मार्ज को जब पहले से ही पेनीवाइज के बारे में पता था तो उसने अपने बेटे रिची को ये बातें क्यों नहीं बताई। देखो, इसका आंसर सिंपल है। अगर मार्ज ने पेनीवाइज को मारने की बात रिची को बता दिया होता तो वो कभी होता ही नहीं। हम ये चीज एंड गेम में भी देख सकते हैं। जब टोनी डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछता है फ्यूचर के बारे में, तब डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं अगर उन्होंने बोल दिया क्या होने वाला है सो वो कभी होगा ही नहीं। सो इट इज एज सिंपल एज दैट। ईट वेलकम टू डेरी चैप्टर 2 में हम 1935 की स्टोरी देखेंगे और डायरेक्टर एंडी मस्केटी ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि देयर इज अ रीजन फॉर टेलिंग स्टोरी बैकवर्ड्स। और ये बात समझ में भी आती है सीजन के एंड में, जहां पेनीवाइज कोशिश करेगा बैकवर्ड्स टाइमलाइन में जाके लूजर ग्रुप के हर कैरेक्टर के ग्रैंड पेरेंट्स को खत्म करने। और यहाँ पर आता है मेरा एक और थ्योरी जो कि है ऑल्टरनेट टाइमलाइन की। क्या हो अगर सच में पेनीवाइज ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके वजह से एक नई ऑल्टरनेट टाइमलाइन हम देखें। ये कॉन्सेप्ट हम मार्वल में भी देख सकते हैं, जहां पर अगर पीछे कुछ ठीक किया जाए सो वो प्रेजेंट को कुछ अफेक्ट नहीं करती, बल्कि एक अलग ऑल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट हो जाती है। सो क्या हो ऐसा ही कुछ ईट के फ्यूचर में हम देख पाए, जहां पर हम मूवीज की स्टोरी लाइन का एक और अलग वर्जन देख पाए। यहाँ से ही आता है विल के डेथ की थ्योरी, जहां हो सकता है ये आग पेनीवाइज ने किसी तरह से लगाई हो विल के बेटे माइक को मारने के लिए, बिकॉज माइक भी लूजर ग्रुप का ही एक पार्ट है। अनफॉर्चुनेटली विल और उसकी वाइफ दोनों मारे जाते हैं, लेकिन अपने बेटे को वो बचा लेते हैं। ये तो बस मेरी थ्योरी है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। सो आज का वीडियो इतना ही। जल्दी मिलेंगे किसी और नए ऑसम टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।